दिसंबर खत्म होने वाला है, 2025 साल का अंत होने वाला है, पर 2026 भारत के लिए क्या लेके आएगा? 2026 आपके लिए क्या ले आएगा? आपकी इकोनॉमी, आपकी हेल्थ, आपकी वेलबींग को। 2026 में आतंकी हमले जिस तरह भारत में हुए और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसको लेके क्या होगा? 2026 में मार्केट का क्या हाल होगा? 2026 में राजनीति में क्या होगा? कई स्टेट्स के चुनाव आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल, असम के सर पे खड़े हैं। 2026 में एस्ट्रोलॉजी जो पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया पे आई है, लोगों का रुचि बढ़ी है, पर साथ ही साथ क्रिटिसिज्म भी शुरू हुआ है। कई लोगों की उपाय देने पे हुआ है, कई जगह पे मॉकिंग पे हुआ है। उसका एस्ट्रोलॉजी का भी 2026 में किस दिशा में जाएगी समाज के अंदर, ये सारी बातें डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर सुशील कुमार जी, जिनका 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। वो 2026 से पॉलिटिकल भविष्यवाणी भी कर रहे हैं और लोगों की व्यक्तिगत भविष्यवाणियां भी करते हैं, इवेंट्स भी स्टडी करते हैं, स्पोर्टिंग इवेंट्स हो, बॉलीवुड हो, पॉलिटिक्स हो, हर चीज को वो स्टडी करके उसकी भविष्यवाणी करके उनकी बहुत सारी भविष्यवाणियां सटीक पड़ी हैं। 2008 में जब पॉलिटिकल भविष्यवाणियां इतनी नहीं होती थी, सार्वजनिक मंच पे उनका अखबार में आर्टिकल आया जिसमें उन्होंने कहा एल के अडवाणी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और किसी महिला के हाथ में सत्ता की चाबी होगी। वो सारी बातें सही निकली, उसके बाद भी बहुत उदाहरण है। तो आज हम उनसे 2026 भारत के लिए, आपके लिए, देश के लिए, इकोनॉमी के लिए, पॉलिटिक्स के लिए सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू सुशील कुमार जी, आप साथ जुड़े। पर मैंने सवाल शुरू करना था 2026 भारत से, पर मैंने आपके हाथ में 2 घड़ियां देखी और मेरी उससे रुचि जागी कि ये 2 घड़ियां पहनने के पीछे क्या कारण है? क्या आप इसको, जो आजकल फ़ोन है तो बहुत लोग कहते हैं अगर यूटिलिटी की बात करें, फ़ोन में टाइम दिख जाता है। पर आप 2 पहन रहे हैं और आपने भी मुझे बताया कि कई बार आप 3 घड़ियां भी पहन लेते हैं। क्या कारण है इसका? देखिए, वो ये टाइम देखने के लिए घड़ी कोई नहीं रहता, सिंपल सी बात है। क्योंकि मोबाइल के ज़माने में जैसे चाहे बड़े लोग हों या महँगी घड़ियाँ, बहुत सारी महँगी घड़ियाँ हों, तो इसके लिए नहीं, ये तो मेरा रेमेडी का एक तरीका है। मैं रेमेडी पे अलग से काम किया मैंने बहुत सारा, तो जो घड़ी की रेमेडी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें पैसे की रेमेडी है, फ़ेम की रेमेडी है, जल्दी शादी होने की, प्रॉपर्टी की, जॉब्स मिलने की, ये सब की रेमेडी, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के थ्रू काम करता है। कैसे जैसे आपने अब घड़ी पहनी, इसमें मैं देख रहा हूँ कि आपका मेटल का ब्रेसलेट नहीं है। तो क्या रीज़न है कि आपने ये चूज़ किया और इसके अगर दोनों की अलग-अलग सिग्निफिकेंस आप बता पाएँ? जैसे ये घड़ी है, मैं दिखाना चाहूँगा। इसमें देखिए, इतने बड़े डिजिट्स आपने किसी भी घड़ी में नहीं देखा होगा, और ये घड़ी अभी कल खराब हुई तो मेरा पूरा हिल गया मैं, है ना? मैंने आपको बताया अभी। तो कोई भी चीज़ बड़ी होगी तो वो बड़ा मानिए। तो घड़ी हमेशा बड़े डिजिट की अच्छी होती है, किसी भी बड़ी चीज़ को अचीव करने के लिए। तो बड़ा डिजिट मतलब बड़ा। तो यहाँ पे नीचे जो नीचे जो रेड कलर आ रहा है, वो रेड कलर कैश फ्लो का होता है, मनी का। तो ये पैसे की ये घड़ी अच्छी हो गई। दूसरी, ये घड़ी मात्र एक ऐसी घड़ी है जिसमें सोलर का टच बहुत ज़्यादा है, सोलर है, सोलर से चार्ज होती है। तो सोलर का संबंध सूर्य से है, और सूर्य का संबंध गवर्नमेंट से है, हॉस्पिटल से है। मतलब जितनी भी आईएएस हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, या प्राइम मिनिस्टर हो गए, या सरकारी संस्थाएँ हो गई, वो सब सोलर है। तो सूर्य है, सोलर है, राम है, चूँकि इन सब का जो आईएएस हुआ, जो भी चाहे कोई किसी रिलीजन का हो, लेकिन आईएएस पॉलिटिशियंस के जो देवता हैं वो राम हैं, और उनका जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है। सेंटर से, घर के सेंटर से जो पूर्वी भाग है, वो सूर्य का हिस्सा है, वो राम का हिस्सा है। अब कैसे मतलब राम का हिस्सा क्यों है? क्योंकि ईस्ट कनेक्शंस का हिस्सा है। और राम जी के बारे में एक जो ख़ास बात है कि वो इस उन्होंने सिर्फ़ 2 थे, वो 2 लोग थे, जब सीता जी का हरण हुआ तो वो 2 लोग थे, वो और लक्ष्मण। और उन्होंने करोड़ों लोगों की सेना बनाई, मतलब जंगल में रहने वाले लोगों की, जो जिनको बानर भालू कहा गया, लेकिन वो जंगल में लोग, वो ट्राइब्स थे, सभी कोई ट्राइब्स थे, इंक्लूडिंग हनुमान जी। और वो सेना ऐसा नहीं कि इंडिया की सेना थी। जब सुग्रीव जाते हैं, तो वहाँ पेरू से लेके जहाँ से बर्फ शुरू हो जाता है, अंटार्कटिका, और वाल्मीकि रामायण मैंने पूरा पढ़ा। तो उसमें है कि ये कहते हैं यहाँ से आगे अँधेरा है, यहाँ से आगे पृथ्वी नहीं दिखती।
तो वहां तक से वानर सेनाएं आई थी, मतलब जो वो लोग आए थे। दूसरी घड़ी ये फेम की है, अच्छा। फेम से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं इन दोनों को, बहुत लोग बाकी लोगों को अलग अलग सजेशन में देता हूँ। इनका वाइट का फेम से, जैसे आपने बोला रेड का मनी से और सोलर से, ये भी सोलर है, दूसरी भी सोलर है? नहीं, ये सोलर नहीं है, ये बेसिकली इसमें जब ये घड़ी मैंने लिया तो ये 7 मॉडल है, अब 8 आ रही है। अच्छा। तो इसमें कोई फोन नहीं आ सकता था, अच्छा। जैसे कोई कोई कॉलिंग कर रहा है, इसमें कॉलिंग कॉलिंग भी है, अच्छा। कोई कॉल होगा तो मेरे पास पहुंचेगी। अच्छा। तो मैं इसे अब अपग्रेड करूंगा, दूसरी लूंगा। अच्छा। तो जैसे आप पूरी दुनिया से, एक चीज और, ये घड़ी दोनों आप देख रहे होंगे, दोनों ही स्मार्ट वॉचेज है ना, डिजिटल वॉचेज। डिजिटल वॉचेस पहनने का हर किसी को मैं कहता हूँ आज के ज़माने में, जो मतलब आगे बढ़ना चाहता है या किसी किसी भी सेक्टर में आगे जाना चाहता है, ढेर सारे पैसे और जो भी है, मैं पैसे कमाना बुरी बात नहीं है, तो उसको एक डिजिटल घड़ी जरूर पहनना चाहिए। मान लीजिए 30 दिन होते हैं महीने में, तो एक दिन आप डिजिटल पहिए, एक दिन अगर आपको जरूरत हो तो एनालॉग पहिए। लेकिन ये देखिए आप क्या डिफरेंस है, अब आज से पुराने जमाने में या पहले बहुत फैंसी फैंसी ज्वेलरी के ब्रांड है, जिसकी अपनी जैसी है वो उस लेवल की वॉच ले लेता है। और वॉच एक तरह से अगर महंगी लो तो एक आपका डिस्प्ले ऑफ वेल्थ भी है, एसेट भी है, ज्वेलरी भी है, जिस तरह मर्जी उसको फेंक दिया जाए। तो क्या डिफरेंस है एनालॉग और डिजिटल वॉचेस के अंदर, क्योंकि ये स्मार्ट वॉचेस तो अभी आई है पिछले कुछ सालों से, तो इन दोनों के अंदर अंतर क्या है और दिशा कैसे डिफरेंट है दोनों? बिल्कुल। देखिए, जो डिजिटल वॉच है, अभी आई हैं, तो साथ ही में हमारा जो इंटरनेट भी तो अभी आया है। तो हमको बाहर से कनेक्ट होना है। जैसे मैंने इससे कहा कि इससे फ़ोन भी कनेक्ट है। तो एक तरह से हम बाहर के जितने लोग हैं, वो डिजिटल घड़ी पहनने से उनसे हमारा कनेक्शन बनता है। मेरे 80% क्लाइंट्स एनआरआईज़ हैं या अब्रॉड के हैं। तो ये एक फ़ायदा हो गया। एनालॉग घड़ी पहनने से जिससे पॉलिटिशियंस हो गए, जैसे कोई खाँटी पॉलिटिशियन हो गया, उसको इंटरनेशनल से कोई मतलब नहीं। और मोस्टली आजकल आज भी पॉलिटिशियन का अपनी जनता से ही जब तक नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंसी से हाँ, या बाहर मतलब मान लीजिए कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं, जैसे अश्विनी वैष्णव जी हैं, ये लोग मतलब मतलब सिविल सर्विसेज से हैं, टेक्नोक्रेट है। तो इनको जो डिजिटल जरूरी है, बाकी पॉलिटिशियन के एनालॉग। तो मतलब ये बेसिकली आपका प्रोफेशन क्या है उसके हिसाब से डिजिटल या एनालॉग सूट करेगा, अलग व्यक्ति को अलग सूट करेगा। जिसका हिंदुस्तान में ही काम है, ज्यादा सेंट्रिक काम है, बाहर से नहीं है, उसके लिए आप कहते हैं पुराने जो नॉर्मल ट्रेडिशनल वॉचेस थी वो भी ठीक है, पर जिसको अब्रॉड से काम है वो करना चाहिए। ये मोटा मोटा मैं ये डिफरेंस। बिल्कुल बिल्कुल यही है। और जिनको मतलब सर्विसेज देनी है, ऑनलाइन सर्विसेज, तो उनको डिजिटल वॉच ही पहननी चाहिए। और कोई भी डिजिटल वॉच रेक्टेंगुलर या फिर वो रेक्टेंगल शेप में नहीं होनी चाहिए। जैसे एप्पल की कोई भी वॉच हमारे काम की नहीं। क्यों रेक्टेंगल शेप में क्या है, जैसे आपकी राउंड दोनों राउंड शेप है और दूसरे की शेप दूसरी ये बड़ी है बस वो जो ये भी राउंड है, इसका सिर्फ किनारा राउंड है। और रेक्टेंगल शेप की कुछ जगह उसके महत्व हैं, लेकिन जनरली समय गोल होता है, हमेशा जहाँ से शुरू होता है वहीं खत्म होता है। और समय को आप इनफाइनाइट का सबसे बड़ा जो वो इंफिनिटी का तो ये वाला सिंबल हो गया, लेकिन गोल समय का है कि पता नहीं चलेगा कहाँ से शुरू हुआ कहाँ। तो टाइम इज सर्कुलर। पर इसके साथ ही मैं जुड़ना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोग अब आजकल इस पे सवाल उठाते हैं, कुछ लोग मौके ही करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो ये उपाय आने शुरू हो गए हैं, ये उपाय इफेक्टिव नहीं है, या कई बार ये उपाय में कोई ग्रेविटी नहीं है या सीरियस नहीं है, अजीब अजीब तरह के उपाय हैं। तो क्या आप किस तरह देखते हैं इस क्रिटिसिज्म को? बिल्कुल मैं सही देखता हूँ जो लोग कर रहे हैं, जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। हालांकि वो, हमारे यहाँ क्या है कि क्रिटिसिज्म में दो तरीके का होता है, या तो सबसे या तो बुरा कह देंगे या अच्छा, बीच का नहीं होता। लेकिन मैं कार्टेशियन थ्योरी को फॉलो करता हूँ। एक डेकार्ट्स हमारे यहाँ फिलोसोफर थे, और अभी नोम चोम्स्की उस परंपरा को अमेरिका में आगे बढ़ा रहे हैं। तो आदमी को टुकड़ों टुकड़ों में देखना चाहिए। तो किसी का भी क्रिटिसिज्म इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे कुछ वीमेन एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो कहते हैं कि काजल की डिबिया ले लीजिए, यहाँ पे लगा लीजिए, ऐसा हो, कैसे नहीं आएगा पैसा, कैसे नहीं आएगा पैसा। मेरे समझ में नहीं आता कि कोई आदमी 9 10 to 5 जॉब कर रहा है,
उसको जॉब पे ही डिपेंड, वो सिर्फ अपनी नौकरी बचाने में लगा है प्राइवेट सेक्टर में। हर कोई ये पूछता है कि मेरी नौकरी रहेगी कि नहीं, चाहे वो सीईओ ही क्यों ना हो। वो बताइए, उसका मान लीजिए महीने का बड़ी से बड़ी पोस्ट है 25 लाख रुपए महीना हो, या गवर्नमेंट जॉब में 1.5 लाख से 3 लाख रुपए महीने, वो कहाँ से बढ़ जाएगा बताइए अचानक से, उनका बाई की हुई गवर्नमेंट जॉब में तो पता नहीं हो सकता है, बढ़ सकता है ना। हाँ सही है, वो भी सही, पर काला सही बढ़ सकता है। वो सही है, लेकिन नहीं, मैं सीरियस नोट में अगर बात करें, मैं सीरियस नोट से ठीक ही है, लेकिन मान लीजिए कोई बैंक का एम्प्लॉय है, उसका कहाँ से बढ़ेगा आप बताइए। तो उपाय वो नहीं है, उपाय वो होते हैं जो आपको जॉब से हटा के बिजनेस में डाल दें, और आप बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से कर लें। उसके लिए ये यहाँ पे पत्ता ले लीजिए और शिवलिंग पे चढ़ा लीजिए, ये सब उपाय कोई उपाय नहीं है, एकदम मौकरी है। और मेरा उपाय अपना है कि जो धार्मिक, जो जो धर्म में मंत्र बताए गए हैं, चाहे वो हर धर्म में, हिंदू धर्म में है, सिख में पूरा का पूरा एक है। आज ही मैं एक लोग से डिस्कस कर रहा था, मेरे बहुत पुरानी क्लाइंट हैं, और गुरबाणी है और एक शब्द करके है, उसमें 5 6 7 8 चीज़ें बहुत गजब गजब की है। अब मैं इसमें मिस कर रहा हूँ, मुझे खुद ही नहीं मालूम। तो साहेब करके कोई है। उसके बाद हमारे यहाँ अगर आपको लक्ष्मी चाहिए, तो मेरे समझ में नहीं आता लोग लक्ष्मी की पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं। आप नॉर्थ की साइड में जाइए, जो हमारे स्टेट्स बहुत बुरी स्थिति में है, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या हिमाचल हो, आप देखिए कहाँ पे लक्ष्मी की पूजा होती है। लक्ष्मी की पूजा कहाँ होती है? मुंबई में। कहाँ पे? महालक्ष्मी मंदिर। महालक्ष्मी मंदिर वो, और वहाँ पे जो सिद्धिविनायक है, ये 2 वहाँ सेंटर्स हैं। इन्हीं पावर सेंटर के बल पर मुंबई चल रही है। उसके बाद आइए कोल्हापुर, पुणे, नागपुर, सारे जो जितने मंदिर हैं लक्ष्मी जी के, सारे महाराष्ट्र में ज़्यादातर हैं। और मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र से बढ़िया कोई स्टेट चल रहा हो। इसके बाद साउथ में भी आपको मिल जाएगा। हमारे यहाँ सिर्फ लोग नारा लगाते हैं, और आज मैंने दर्शन किया, ये वो दर्शन वर्शन से ज़्यादा कुछ होता नहीं। पूछा। पर इसमें आपको क्या लगता है, क्योंकि मैं भी 2026 भारत के लिए और भारतवासियों के लिए कैसा होना है उस कहना चाहता हूँ। तो मैं एस्ट्रोलॉजी पे एक आखिरी सवाल से मैं चाहता हूँ ब्रॉड वाला, कि एस्ट्रोलॉजिस्ट की क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, क्योंकि जब कोई निजी व्यक्ति आता है आपसे कुछ पूछता है, तो बहुत लोग थोड़ा संकोच करते हैं कि अगर कुछ बता दे एस्ट्रोलॉजर तो उससे दिमाग में वहम आ जाता है, डर आ जाता है, उससे आप जो नॉर्मली कर रहे होते हैं आप कर नहीं पाते हैं। तो उसको आप कैसे देखते हैं, वो कोई इंडिविजुअल कंसल्टेशन कर रहा हो? देखिए, इंडिविजुअल कंसल्टेशन में आदमी, एस्ट्रोलॉजर का काम, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंसल्टेंट की तरह बिहेव करे। अगर कोई चीज़ बुरी है, तो उसको, उस आदमी को मैनिफेस्ट करने को कहे कि आप इस पे काम करिए। दूसरी चीज़, नेगेटिव चीज़ें अवॉइड करें। हाँ, जहाँ पे ज़रूरी हो, मान लीजिए कोई आदमी की डेथ होनी है, और वो उस पर कई मतलब लाखों रुपए, करोड़ों खर्च हो रहे हैं, तो उसकी मतलब नियर एंड डियर वालों को बता सकते हैं कि आप ये करिए इस तरह का। क्योंकि मैं खुद एक कंट्रोवर्सी में फँस चुका हूँ, ऐज बताने वाली, जो लोगों को मैंने ऐज बताई रिसर्च की, तो उससे मेरी क्रिटिसिज़्म हुई, तो काफ़ी हद तक वो ठीक भी है, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उसके लिए एपोलोजाइज़ भी करता हूँ। लेकिन ज्योतिषी को पर्सनल जब कोई कंसल्टेशन लेने आए, तो उससे जो-जो फ़ायदा हो, जो अच्छी चीज़ें हों, वो सब बतानी चाहिए। और जहाँ पे कॉशियस रहने की ज़रूरत है, और जो वो नहीं चेंज कर सकता, वो बता देना चाहिए। मैं नहीं चाह रहा कि आपने बोला आपकी क्लिप बहुत वायरल है जहाँ पे आप कुछ बॉलीवुड के सुपरस्टार्स की एज बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपको नहीं करना चाहिए, तो मैं उसको और नहीं खंगालूंगा, इसलिए मैंने निजी पे लेके गया। पर जब आप एज देते हैं और आप किसी के बारे में, और जैसे आपने बॉलीवुड की दी हुई ऑन रिकॉर्ड है, तो आपको ये भी तो नहीं आता कि जब उस एज पे पहुंचेंगे वो और लोग आपसे सवाल पूछेंगे, ये पूछेंगे, तो उसको आप कैसे उसको डील करते हैं कि भविष्यवाणी की 100% तो करेक्ट नहीं हो सकती, एक सांकेतिक ही हो सकती है, या आप मानते हैं 100% नहीं, ही होगी? देखिए, 100% तो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वही होगा, ये तो 100% है। अब मानिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप उन चीज़ को पाएँगे, वो भी लिखा हुआ होगा। आपको किसी पूजा पाठ के थ्रू पाएँगे, वो भी लिखा हुआ है, सब कुछ। अब ज्योतिषी कितना बता सकते हैं, ये ज्योतिषी पर निर्भर है। मेरा कहने का मतलब है कि
बहुत अच्छा ज्योतिषी 70 to 80% सही बता सकता है। 100% का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। मेरे गुरु हैं राव सर हैं के राव सर पूरी दुनिया के सबसे बड़े ज्योतिषी हैं। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज IAS रहे हैं। टीजी पद से रिटायर हुए, आजीवन ब्रह्मचारी रहे हैं और ब्रह्मचारी अविवाहित रहे हैं। उन्होंने सब चीज़ अपनी बारी में बढ़ाया है। तो वो मतलब उनकी जो शिक्षाएं हैं उसको मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ। जी। पर आपने 2-3 बारी इसमें बोला मैनिफेस्टेशन को लेके। मैनिफेस्टेशन बहुत ये कॉन्सेप्ट पिछले कुछ सालों में लोग कह रहे हैं कि अगर आप मैनिफेस्ट करें तो हो जाता है। पर ये कितना पुराना कॉन्सेप्ट समझते हैं मैनिफेस्टेशन को और इसकी क्या सिग्निफिकेंस समझते हैं? देखिए, कोई भी ये थोड़ा डिस्प्यूटेड हो जाएगा। हाँ, तभी मैंने पूछा क्योंकि मैनिफेस्टेशन आजकल कुछ लोग कहते हैं वेस्ट में किया मूवीज़ के अंदर या कुछ थिंकर्स ने कहा, कुछ लोग कहते हैं प्राचीन है। तो मैनिफेस्टेशन आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? मैनिफेस्टेशन हमारा है, इंडिया का है और ये ज़्यादातर चीज़ें जो भी अच्छी चीज़ें हैं हमारे षट दर्शनों, 6 दर्शनों फिलॉसफी में। तो मैनिफेस्टेशन बेसिकली सांख्य दर्शन और पतंजलि के योग सूत्रों का निचोड़। एक फिल्म आई थी मैट्रिक्स, उसका जो वो सीधे-सीधे पतंजलि के कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है कि रुमाल जेब में डालते हैं और ध्यान के अंदर ही रुमाल बाहर निकालिए। तो इस पे बड़ी अच्छी-अच्छी बुक्स भी हैं, वो मेडिटेशन से रिलेटेड। मैनिफेस्टेशन में ये है कि सांख्य दर्शन ये कहता है कि सब कुछ पहले से ही पत्थर में मौजूद है। ये एक कोई पत्थर की शिला रखी हो तो उसमें सांख्य दर्शन ये कहेगा इसमें हनुमान जी, राम जी जो भी हो, इसमें पहले से मौजूद है और बस वो जो नक्काशी करने वाला उसको बाहर निकाल देता है। तो तेल सरसों में ऑलरेडी मौजूद है। तो ये बताइए मैनिफेस्टेशन क्या हुआ? यहाँ से हुआ और इसके बाद इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन हम इस चीज़ को मानते हैं कि हम इंडियन भारतीय इस मामले में नाकामयाब रहे। हम अनसक्सेसफुल रहे कि हम अपनी विद्याओं को आगे नहीं ले जा पाए। अपने नीचे तक की जो पीढ़ियाँ हैं उनको हम नहीं दे पाए। ये हमारी घोर असफलता साबित हुई। हम बताते हैं कि नालंदा इन्होंने जला दिया, ये कर दिया। आप क्या कर रहे थे? मैं कह रहा हूँ लोग थे। तो आज भी श्रुतियों में बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँ, अयोध्या में एक व्यक्ति ऐसा भी है, अयोध्या की पगडंडी किला है बस्ती, जहाँ पे ये जो जहाँ श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया था पुत्रेष्टि। श्रृंगी ऋषि का एक सीधे वंशज है, अब तो मैंने उससे निकल गया और मुझे वो अभी भी बचे हुए हैं। अब उनसे आप कुछ भी पूछिए, उनको पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ सब कुछ मालूम है रामायण की, लेकिन वो कुछ नहीं बताते। इतना ही बताएँगे उनकी कोई संतान नहीं, सब खत्म हो जाएगा ये। नहीं तो अगर वो अकेला आदमी अगर चाहे तो बहुत कुछ वर्ष जो सकता है, सब कुछ आज की जैसे अब बताएँ आपको, हमारे आप में हम लोग क्या करते हैं 36 के 36 गुण मिल रहे थे राम और सीता के। भैया मेरे पहली बात तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि उस समय गुड़ मिलाद था ही नहीं। रामायण में सिर्फ सूर्य उत्तरायण में हो शादियाँ हो जाती थी। तो उन्होंने कहा कि 36 गुण मिलते थे। एक हनुमान जी ने गदा से मार दिया, मुँह टूट गया। हनुमान जी की कोई गदा नहीं थी रामायण में। वाल्मीकि रामायण में सीधे-सीधे है कि वो हाथ से मारते थे, गदा नहीं। अब वो गदा वास्तव में कई लोगों को जिनको दर्शन होती है वो गदा भी दिखती है, तो उसे अब मैनिफेस्टेशन मान सकते हैं। नहीं, फिर मैनिफेस्टेशन जो आपने कहा और आपने ये भी 36 गुण और शादियों पे मैं आऊँगा क्योंकि मैं थोड़ा लोगों का निजी भी करना चाहता हूँ। शादियों पे गुणों मिलाने का सिस्टम क्या है, कैसे नहीं है, उस पर आऊँगा। और अभी एक शादी भी हुई है जो काफ़ी कंट्रोवर्सी में हुई है, तो उस पे भी आऊँगा मैं। पर पहले जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि इंडिया के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वेस्ट अडॉप्ट करता है। इस पे तो हमने बहुत बारी देखा है, चाहे आप योग कर लीजिए, चाहे आप देसी घी कर लीजिए, चाहे आप बेसिकली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लीजिए, चाहे मेडिटेशन कर लीजिए। हमने कोई भी चीज़ जो हमारे यहाँ से निकली है क्योंकि उनके पास संस्कृति थी नहीं, सिविलाइजेशन थी नहीं, तो वो बेसिकली आप खुद ही डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्डेड है वो किस तरह पत्ते फूल पत्ती लगा के घूम रहे थे। यूरोप और यूएसए का तो उससे भी बुरा हाल था। तो ये हमने कुछ ओना भी नहीं किया है और वही जो हमारी चीज़ें निकाल लेते हैं उसको अच्छी तरह मैं आपको जर्मनी का एग्जांपल दूँगा, हैरान होंगे। जैसे पत्तल में हम किसी भी मंदिर में कुछ खाते हैं,
तो जर्मनी में उन्होंने पत्तल के ऊपर अच्छी तरह ग्लू लगा दी और थोड़ा कमर्शलाइज कर दिया और कहा ये बायोडिग्रेडेबल प्लेट। तो जी आप अगर प्लेट में खाते हैं कितनी एनर्जी वेस्ट होती है, ये बेस्ट और नेचुरल वे ऑफ खाने का है। भारत में लोग हंसते थे उसको कि अगर आप पत्तल में खा रहे हैं, बनाना लीफ में खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कि बिल्कुल गलत है। और वो 700 रुपये में एक ग्रीन प्लेट आपको लीव्स की बना के बाइंड करके फैंसी करके बेच रहे हो। मैं हैरान नहीं होऊंगा कल भारत में भी बच्चे बोले कि अरे आप क्यों बोन चाइना में खा रहे हैं या क्रॉकरी में खा रहे हैं, आप इस पत्तल से खाइए। तो ये तो एक ट्रेडिशनल ही भारत की प्रॉब्लम रही है। देखिए, जहाँ तक जर्मनी की बात है, मुझे मुझे बचपन से कुछ चीज़ें बहुत मतलब मैं ध्यान देता हूँ, जैसे कुंडलियों का आपने बताया मेरे बारे में, तो मैं ये बता दूँ, जब मैं 4 साल की कॉन्शियस अवस्था में आया, जब मैं बच्चा सिर्फ़ बोल सकता है मतलब एबीसीडी समझ सकता है, तो उस समय जो कुंडली देखता है तो मैं कैंची से काट लेता था। पेपरों में प्रिंट मीडियम पे कुंडलियाँ बहुत छपती थी, प्रेडिक्शंस भी आते थे, जैसे एम राव सर के अलावा मन्नान साहब थे, उनकी आती थी, और ये आप इंग्लिश में ये जो बेजानदारो हालत है, इनकी आती थी। तो जर्मनी के बारे में मैं तब से सुनता था कि वो हमारी सारी चीज़ों को वो इकट्ठा कर रहा है। अब इस पर मतलब लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप ये देखिए, जाके पढ़िए, समझिए, कभी जर्मनी जाइए। जर्मनी लगभग इंडिया को 80% फॉलो कर चुका है और बिना उसको हमको बताए मान्यता दिए हुए। जैसे नीम करौली बाबा जब मतलब देहांत हुआ उनका, और वो मतलब यहाँ से वो लोग चले गए, तो उसके बाद ये आते हैं हमारे स्टीव जॉब। अब बताइए, 2 साल बाद उनकी उनकी जाने के 2 साल बाद जब उनका सशरीर नहीं थे, तो स्टीव जॉब आके उनसे सीख लेता है। कैसे? महाअवतार बाबा के थ्रू। कैसे? वो तंत्र की अलग विधा है, लेकिन स्टीव जॉब ने किसी भी अपनी बुक में कुछ नहीं किया, कोई नाम नहीं दिया। मतलब इसको अनग्रेटफुलनेस बोलते हैं। और वही बात मार्क जुकरबर्ग की है, और ऐसे हजारों हजार नाम हैं जिन लोगों ने किया। तो मैं बताना चाहता हूँ भारत को लेके कि 2026 शुरू होने वाला है और 2025 बहुत एक कठिन साल रहा। जिस तरह आतंकी हमले हुए, भारत ने कुछ नया किया, एक ऑपरेशन सिंदूर जैसा ऑपरेशन कैरी किया, प्लेन क्रैशेस हुए, बहुत सारी चीजें हुई। और अभी भी बांग्लादेश के साथ जो हुआ, अभी रेड फोर्ट ब्लास्ट जो हुआ, जो काफी सालों से दिल्ली के अंदर नहीं ऐसा आतंकी हमला हुआ। तो 2026 भारत की कुंडली में आप किस तरह देखते 2026, पहले तो मैं पॉजिटिव चीजें बता दूं। एनर्जी सेक्टर में हम बहुत बड़ा काम करेंगे, और पावर सेक्टर में हमारा बहुत डंका बजेगा। स्पोर्ट्स में हम जबरदस्त कामयाबी हासिल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और 26 ही नहीं, आगे भी करते रहेंगे। और इसके अलावा जैसे ये अ, जो जो माइनिंग का सेक्टर है, ये भी बहुत बढ़िया जाएगा, लेकिन इसकी हम अलग जाएं तो 2026 2025 से 2 गुना खराब होगा। किस किस संदर्भ में खराब? जो आपने बातें कही, एक तो वो है, दूसरा, हम चाहे रिजर्वेशन को लेकर हो, चाहे धार्मिक हो, ये आंदोलन बहुत दिखते हैं मुझे। अच्छा, एजिटेशन ऑन रोड्स, और इसके अलावा सबके अपने अपने निजी हित, अपने अपने समूहों के हित के लिए लोग, मतलब देश का कम सोच के अपने बारे में सबके अलग अलग भावनाएं जगेंगी। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो एक वर्ल्ड वॉर है, उसकी भूमिका 2026 से बननी शुरू हो जाएगी, या फिर वॉर तो चलेंगे, वॉर तो 2026 में कुछ देशों के बीच में होगा। क्या आप भारत का भी देखते हैं? जैसे आपने कहा कि 2025 से वर्ष होगा, तो इसमें आप क्या आतंकी हमलों की तरफ इशारा कर रहे हैं या वॉर की तरफ? इस तरफ आप क्या बोल? आतंकी हमला तो सिर्फ हमको मान लीजिए प्रोवोक करने के लिए हो सकता है, लेकिन हम वार में ना चाहते हुए भी फंसे, भारत फंसे। बहुत बहुत। और अब किस दिशा में वॉर हुई? अब पहले तो बांग्लादेश टॉपिक भी नहीं था, चाइना भी टॉपिक है, बांग्लादेश भी टॉपिक है, पाकिस्तान, सारे ही नेबरहुड टॉपिक है। तो आप किस तरह का वॉर देख रहे हैं कि आपने बहुत बढ़िया बात करी है बांग्लादेश की। बांग्लादेश के बारे में मैं 2011 से बता रहा हूँ जी कि 2039 में उस साइड में वो होगा। वो सूरदास की
एक भविष्यवाणी पर था, अब वो मुझे पूरी भविष्यवाणी मिल गई है। तो उसमें लिखा है 2025 से अंत की शुरुआत हो। बांग्लादेश की। नहीं, पूरा सब कुछ ओवरऑल, जो कहते नहीं कि कम आबादी होगी, कम आबादी होगी, तो जो बांग्लादेश है वो हमें किसी न किसी तरह से प्रोवोक करेगा और इंडिया हो सकता है कि पहले बांग्लादेश से निकले, ऐसा मुझे दिखता है। और ये कभी भी हो सकता है, कभी भी, मतलब आज दिसंबर चल रहा है तो ये दिसंबर से भी शुरू हो सकता है। अच्छा, आप इसको एकदम निकट में देख रहे हैं नहीं, कि कोई बिल्कुल, कोई ऐसा दूर 2 4 5 साल का नहीं देख रहे आप? नहीं, नहीं। लेकिन वहाँ पे उसके पहले एट्रोसिटीज़ बहुत होंगी, बहुत ज़्यादा लोग परेशान किए जाएँगे, हमारे लोग, मतलब आप समझ रहे हैं कौन लोग परेशान कर रहे हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में लोग कर रहे हैं, तो उनकी एक चीज़ें बढ़ेंगी और उसके बाद भारत को, मतलब ये करना पड़ेगा, वो बात है। क्या होगा बांग्लादेश को लेके आप हालात भी। और पर आप उसको आपने कहा हुआ कि भारत पे मैं आप पे देख रहा था कि 13 देश मिलके भी हमला कर सकते हैं, वो क्या आपकी पूरी स्टेटमेंट है, आप क्या देख रहे हैं? ये मेरा नहीं है, ये देखिए बेसिकली भविष्य मालिका से जुड़ा हुआ है कि 13 देश मिलके भारत पे हमला करेंगे। तो उसी भविष्य मालिका में ये भी लिखा हुआ था कि जो बैलों को, बैल क्यों ऐसे-ऐसे करके पहनाया जाता है कि 2019-20 में जब कोविड आया था, तो उसमें था कि बैलों को जो पहनाया जाता था आर्मी पहन के घूमेंगे, तो लोग हँसे। अच्छा, उस चीज़ पर कोविड के समय, उसके पहले कोई ध्यान नहीं दिया कि ऐसा भी हो सकता है, तो लोग हँस रहे थे। तो उसी तरह जब ईद 13 मैं, उसमें क्या है कि भविष्य मालिका को एक लोग जो सबसे ज़्यादा चर्चित हुए, उन्होंने उसको अपना भरण-पोषण बना लिया। चंदा लेने लगे, कथा कहने लगे, कथावाचक टाइप का जगह लिए, अपने लड़के को कल्कि बना दिया। उसमें एक कुलदीप पंडा जी हैं, वो अच्छे जानकार हैं, पर उतनी अच्छी उनकी इंग्लिश नहीं है, तो मैं उनकी बात समझ नहीं पाता। फिर भी कुछ-कुछ चीज़ें जो मैं समझा, उसमें उसमें जो संकेत हैं वो बड़े अच्छे नहीं हैं। उसमें है कि 13 मुस्लिम राष्ट्र ये करेंगे। दूसरा एक और भी है, शायद बोलना ठीक रहेगा कि नहीं, उनका है कि कुछ दिनों के लिए मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री का पद नहीं रहेगा। उसके बाद दोबारा पता नहीं रहेगा। 3-4 साल बाद फिर से, अब इतना ही समझिए इसको, दोबारा 3-4 साल बाद भारत में फिर चुनाव होंगे। अच्छा। ये भविष्यवाणिका का है और ये मुझे अपनी ज्योतिष से भी दिखता है। आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं रहेगी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी, एक ये संदर्भ हो सकता है इसका, नहीं सो या इतना संकट होगा कि चुनाव नहीं होंगे? नहीं, किस तरह दे? नहीं, मोदी जी तो मतलब पद त्यागे रहेंगे। वो अपने पद जब त्यागे रहेंगे, तो हमारे यहाँ तो कोई ऐसा कानून है नहीं कि प्रेसिडेंट रूल, तो स्टेट्स में है। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ रहा है कि डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, कुछ ऐसा? कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके या मोनार्की ऐसा कुछ नहीं है। न वर्तमान सरकार खुद ऐसा कोई बदलाव करेगी, बस मैं इतना कह सकता हूँ। वो एक तरीके की गवर्नमेंट आएगी जो बहुत ही, मतलब हमारे लिए दुखद चीज़ तो होगी डेमोक्रेसी के लिए, पर वो एक ऐसा रास्ता बना के जाएगी कि काफ़ी कुछ चीज़ें आगे के लिए, और जब अगला इलेक्शन जब आएगा, तो फिर यही लोग रूल करेंगे जो रूल कर, तो इमरजेंसी सिचुएशन देख रहे हैं कि उससे भी बुरी। उससे भी बुरी, तो ये तो मुश्किल था। सुशील जी, आपने मोदी जी की बात करी, प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट रहेगी नहीं रहेगी, तो आप मोदी जी की कुंडली में क्या देखते हैं? 26-27 कैसा रहेगा? कोई देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी कुंडली का ऑब्वियसली देश पे भी असर पड़ेगा ही, तो किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मोदी जी की कुंडली अगर देखी जाए, तो अभी तक के जितने पॉलिटिशियंस हैं, उसमें सबसे स्ट्रॉन्गर कुंडली थी, तभी तो 30 साल तक लगातार, मतलब एक पद पे जब से शुरू हुए खत्म ही नहीं हुए, है ना? लेकिन जैसे आज के जो मोदी जी हैं, अब 2014 13-14 पे उसमें थोड़ा सा चेंज आया है। जैसे चाहे कुछ भी कहिए, थोड़ी सी डिग्रेशन आया है, लेकिन परिस्थितियाँ हमें, आज से मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं 2-3-4 सालों से कह रहा हूँ कि जो मैंने ये भी कहा था 24 का जो इलेक्शन होगा, उसमें एक प्राइम मिनिस्टर, मतलब पहला प्राइम मिनिस्टर
टर्म पूरा नहीं कर रहा अच्छा, आप ये मान रहे हैं कि मोदी जी का टर्म पूरा नहीं होगा। और कोई अपोजिशन की सरकार भी नहीं बनेगी। अच्छा, अच्छा। जो कुछ खेल रहेगा बीजेपी का ही रहेगा, और फिर दोबारा जब चीजें सही होंगी 29-30 के बाद, तो फिर भाजपा का कोई आएगा नहीं। अच्छा, तो ये जो आप सिखा रहे हैं ये खेल होगा, तो इसमें आपने बहुत लोगों की कुंडलियां देखी होंगी। क्या लगता है आपको भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? समझ आता हूँ मैं, ये बता सकता हूँ कौन नहीं होगा। कौन नहीं होगा? चलो नेगेटिव कर लेते हाँ, तो Elimination round. पहली बात, हाँ जी, पहली बात तो कांग्रेस की, मोदी जी के तुरंत बाद कांग्रेस नहीं आनी है। हैं। अच्छा, मोदी जी के तुरंत बाद योगी जी नहीं आएंगे। अच्छा, योगी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, पर बाद में बनेंगे। अच्छा। मोदी मैं उनकी जी- कुंडली पे भी आता हूँ। हाँ, और उसके बाद अमित शाह जी भी नहीं आएंगे। अच्छा। कम से कम इन लोगों में मैं 3 कुंडली जो इम्पोर्टेंट कुंडली हैं मैं नहीं देख रहा हूँ प्राइम तुरंत प्रधानमंत्री बनते। तो योगी जी की कुंडली आप कैसे देखते हैं 27 के संदर्भ में? क्योंकि पहले तो उनका उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है। 27 में अगर इलेक्शंस होते हैं, मैं देखिए बिग डिस्क्लेमर बता रहा हूँ, अच्छा, तो फिर योगी जी भी आराम से जीते आराम से। पर आप ऐसी चीजें देख रहे हैं कि आपने कहा देश का इलेक्शन और यूपी का भी इलेक्शन आपको अभी कंफर्म नहीं है, आपके दिमाग में होगा। और ये तो एक चीज आज मैं बता दूं, योगी जी की कुंडली बहुत तो करेक्ट कुंडली है मेरे पास, जो कि 90% एस्ट्रोलॉजर्स उनकी 5 जुलाई है क्या यूज करते हैं। अखिलेश जी की कुंडली उन्हीं के यहाँ से मुझे मिली थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिनको प्रूफ करना हो तो बता दो, वो तो छोटी छोटी घटनाओं को देखे तो आदमी जान जाएगा। अखिलेश जी में एक बार जब सपा में झगड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि आज मेरा जन्मदिन है, आपको तो आशीर्वाद देना चाहिए। तो वो 22 है, 23 अक्टूबर है, उसी दिन वो बोल रहे थे। और अमित शाह जी और अखिलेश जी एक एक दिन के अंतर में पैदा हुए हैं। अच्छा, पहले एक दिन पहले अखिलेश जी, फिर अमित शाह जी 22 अक्टूबर 23 अक्टूबर इस तरह। तो मुझे अभी इन लोगों में कुंडली में ये अखिलेश यादव की कुंडली में अब नहीं देख रहे हो? हाँ अभी नहीं। अभी या आप देख रहे हैं कि उनका भी ज़ेनिथ या पीक हो चुका अखिलेश यादव का, या आप देखते हैं कि उनका नहीं, अभी मैंने तो इतना देखा 27 को उसमें लाके देखा कि अभी नहीं देखा। 27 में नहीं दिख रहा कि वो बनते हैं। तो योगी जी की भी कुंडली अब तुरंत बाद नहीं देख रहे मोदी जी की, तो वो आप एक प्राइम मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर, अगर चीफ मिनिस्टर मैं तो बहुत आराम से बैठ रहे हैं, फिर आप प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं देख रहे हैं उनके कहते, क्योंकि ये जो बड़े 3 नाम है यही चलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। बट आप मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद कुछ सरप्राइज भी हो सकता है। जैसे एक नाम फडणवीस जी का भी है। हाँ, तो फडणवीस जी की कुंडली है कि दिखता है कि कभी न कभी ये कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन नया नया साल जो नेक्स्ट ईयर आएगा वो थोड़ा सा किन्हीं मामलों में मतलब संघर्ष हो जाएगा। अदरवाइज कुंडली तो स्ट्रॉन्ग खाई होती है। अच्छा, पर आप महाराष्ट्र में आप उनके लिए भी संघर्ष का समय मांग रहे हैं, आप ये संघर्ष का महाराष्ट्र में कोई चेंज दिखता है, कर्नाटका में कोई चेंज दिखता है। अच्छा, इन स्टेट्स में आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस भी? कर्नाटका में कुछ इस तरह होगा, मतलब जैसे बहुत दिन बाद कुछ होगा। अच्छा, जो बस से एमएलए लाए हुए जाते हैं ना, कि वो सब अपने यहाँ कहाँ बहुत दिन से नहीं हो रहा। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, इसका ना हम जब मुझे पॉलिटिक्स के अंदर की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी, उसका आप कह रहे हैं असर होगा। मैं थोड़ा इकोनॉमी पे आना चाहता हूँ, और थोड़ा फिर उसके बाद आ जाता हूँ निजी रिश्तों पे, और फिर कुछ बड़े अहम सवाल हैं मेरे पास, जो नारी विद्या को लेके, पितृदोष को लेके, उन सब के। पर मैं थोड़ा पहले इकोनॉमी आ जाता हूँ कि इकोनॉमी आप किस तरह देखते हैं एक आम आदमी के लिए, जहाँ पे महंगाई बहुत बढ़ गई है, दूसरी तरफ एआई आ रहा है, नौकरियाँ ले रहा है, तो एक साधारण जो भारतीय है 2026 उसके लिए इकोनॉमिकली ईजिंग आउट होगी, या और ज़्यादा कठिनाइयाँ आती देख रहे हैं आप? देखिए, मैं अपने एक डिस्क्लेमर के साथ कि मैं कोई इकोनॉमी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं ये बताऊंगा कि एआई का बबल फूटेगा। अच्छा, जहाँ तक मुझे जानकारी है सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एआई में हुआ है, आपको तो मालूम ही हो। और यही इन्वेस्टमेंट, जैसे 1 लाख रुपए का सामान है और 1 लाख रुपए की एसेट है, उस पर 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, ये शेयर बिक चुके हैं। तो जब वो शेयर ओरिजिनली होगा तो क्या हाल होगी। तो एआई का वर्ड पूछेगा, एआई सेतु है, वो राहु नहीं है, वो पैसा नहीं दे पाएगी उतना जितना लोग सोच रहे हैं।
आप खुद ही देखिए, जब से एआई आई है, कौन सा ऐसा बड़ा चीज हुआ है? जैसे ज्योतिष में कुछ लोगों ने कोई ऐसा मुझे दिखाया, हमें था डालिए मेरी कुंडली, अजीब अजीब तरह से इधर भाग रहा उधर भाग रहा, तो एक कंफ्यूजिंग स्टेट होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर पर लोगों को ध्यान देना होगा इंडिया में खासकर, और एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर ये जो है अपग्रेड होगा, मतलब हमारे यहाँ मान लीजिए बेरीज की खेती होने लगे, फलों की जैसे न्यूजीलैंड में होता है, वैसे ये होता, फ्रूट्स का हो, और ये धान गेहूं से ऊपर होते हैं हम लोग। ये बहुत ज़रूरी भी है वैसे तो, भारत के लिए बहुत अच्छा है कि अगर, क्योंकि हमारी जो इतनी रूरल आबादी है, अगर एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल इकनॉमी बन जाती है और अच्छी इकनॉमी बन जाती है तो शहरों पे भी प्रेशर कम होगा। शहरों पे प्रेशर तो कम होगा, और जो गांव की जमीनें हैं, खेत की जमीनें हैं, वो सोना उगलेंगी आने वाले साल में, ये बड़ी सोच आ रही। तो आप एग्रीकल्चर पे आपको लगता है भारत का स्ट्रॉन्ग फोकस होना चाहिए? भारत का स्ट्रॉन्ग मतलब, हम सजेशन क्यों दे, वो तो होगा, मैं ये कह रहा हूँ, होगा। वही सरकार जाएगी, वो एग्रीकल्चर पर जबरदस्त हाथ देगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पे यही बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने एग्रीकल्चर की बात की और भारत की और 13 देशों की बात कर रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत के रिश्ते किस तरह देख रहे हैं? ट्रम्प के साथ रिश्ते काफ़ी शुरू में लगा अच्छे होंगे, फिर खराब हुए, ट्रेड डील अभी तक नहीं हुई, प्यूटिन की अभी भारत में विजिट हुई, तो जियो पॉलिटिकली विश्व में भारत के रिश्ते कैसे रहेंगे डिप्लोमेसी के फ्रंट पे? जिस तरह यूएसएसआर के ज़माने से हमारा रशिया का जो संबंध रहा है, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, अच्छा रहेगा। और मतलब रूस से हम बिल्कुल भी कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अमेरिका का निक्सन से भी खराब रिलेशन इस समय रहेगा, जो हो रहा है। अमेरिका के, हम भारत के हैं तो हमें निश्चित तौर पर हम दूसरे की क्यों बड़ाई करेंगे, हमारे उन दूसरे देश की, लेकिन अमेरिका की कुंडली बड़ी स्ट्रांग है। सिंह लग्न सबसे बड़ा, सिंह राशि, अगर कोई भी उस सिंह में कुछ भी बैठ जाए, सिंह में चंद्रमा बैठ गया तो सिंह राशि हो गई, सिंह लग्न में आ गया तो सिंह लग्न हो गया। सिंह में कोई भी राशि और प्लेनेट जो बैठ जाएंगे वो स्मार्टर हो जाएगी, जबरदस्त हो जाएगी। अमेरिका की भी सिंह लग्न है, इसके साथ साथ जो ट्रम्प है उनकी भी सिंह लग्न, लेकिन भारत का वृषभ लग्न की कुंडली है, मध्य जी का वृश्चिक है। तो एक ग्रहण पड़ेगा मार्च में, हमें लगता है 3 मार्च या 13 मार्च में, उसके बाद से अमेरिका भारत के रिश्ते बहुत खराब होंगे, अमेरिका की खुद की स्थिति बड़ी खराब होगी। अच्छा, अंदर मतलब एक ट्रम्प एक फेल मतलब प्रेसिडेंट माने जाएंगे, उनके खिलाफ इवन इम्पीचमेंट का भी प्रयास होगा। अब वो होगा या नहीं होगा, मतलब फाइनली हटाया जाते हैं, लेकिन कोशिश उनको हटाने की होगी, लोग वहाँ भी सड़कों पे उतरेंगे। अब और रिश्ते तो हमारे उनके कुछ पर ये आप कि अगर अमेरिका को खुद भी कोलैप्स हो रहा है, तो जनरली जब अपना खुद की इकोनॉमिक डिफिकल्टी आती है तो आप ट्रेड डील, रिश्ते ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो आप मान रहे हैं अमेरिका का भी कोलैप्स होगा, पर भारत से भी रिश्ते खराब होते जाएंगे, उधर कुछ आप ठीक नहीं देखते। और चाइना के साथ क्या रहेगा? क्योंकि चाइना इज़ द बिग थ्रेट मेरे हिसाब से, जो हमारे रीजन में है, पावर भी है, थ्रेट भी है, फ्रेंडशिप भी चाहिए और चैलेंज भी है। चाइना ही एक हमारा चैनल, और पाकिस्तान से जो कुछ भी होगा पीछे चाइना ही रहेगा। और चाइना की कुंडली बड़ी स्ट्रांग है, फिर मुझे वही दुश्मन को अच्छा कहना पड़ रहा है कि चाइना में जैसे, लेकिन और चाइना में लोकतंत्र की जो 2-4% अभी बचा हुआ वो भी नहीं है पूरी तरह से। अच्छा, पूरी तरह से डिक्टेटरशिप होगी और ये कर पाई शायद। डिक्टेटरशिप, कम्युनिज्म, और ये आने वाले 5-10 साल के बाद खराब हो जाए, ठीक है, लेकिन फिलहाल तो अभी 2-3 साल उसका अच्छा है। उसका ठीक चक है, और ठीक चक, क्योंकि चाइना ही एक बड़ी चुनौती है मेरे हिसाब से, क्योंकि वही है जो एक रीजन में, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो फ्लॉप देश है, चाइना का सपोर्ट ना हो तो वो शायद वाइबल देश भी नहीं है। तो मैं इससे थोड़ा सा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की आपने कुछ बातें करी जो आजकल बहुत बड़े मुद्दे बन गए हैं, काल श्राप को लेके, उस पे बहुत तरह की बातें करी जा रही हैं। आप क्या उस किस नज़रिए से देखते हैं? आपके क्या विचार हैं इस पे, और क्या इसके अंदर जिस तरह लोग इसको बहुत फोकस कर रहे हैं, ये कितना डेंजरस? काल सर्प योग और सो कॉल्ड तब होता है जब राहु केतु के एक्सिस में सभी ग्रह आ जाते हैं।
एक ही तरफ। लेकिन ये ऐसा किसी कोई योग या दोष होता ही नहीं। ये हम लोगों को बहुत बुरी तरीके से कुछ शातिर या मजाक करने वाले दोषियों ने 1978 में, मैं ज़्यादा आपको बता दूं, कानपुर में इस योग का निर्माण किया। मतलब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, मेरे पैदा होने के 2 साल बाद 78 में इस योग का निर्माण हुआ। और उसके बाद उसकी श्रेणियाँ बनती गई, अनंत काल सर्पयोग और ये काल सर्पयोग। वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। काल सर्प से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। किसी पूजा, किसी त्र्यंबकेश्वर और किसी भी वहाँ जाके इसकी शांति की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी जो भारत का सबसे प्रबुद्ध तबका माना जाता है, यूपीएससी डिक्लेयर करके जो आईएएस बनते हैं, वो सबसे ज्यादा काल सर्प की पूजा कराते हैं। ऐसा क्यों? सबसे ज्यादा आप बोल रहे हैं, आपके अनुभव में आईएएस ऑफिसर सबसे ज्यादा डरवाते हैं? बिल्कुल, मेरे अनुभव में इसलिए करवाते हैं कि मैं कम से कम उनको तो समझ जाना चाहिए जो बात कही जा रही है। आईएएस अधिकारी ही सबसे ज्यादा ज्योतिष पढ़ते हैं, मैं भी बता दूं आपको। क्यों? अच्छा, जो आप सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग मान रहे हैं, और वो आपके हिसाब से अच्छी भी पढ़ रही हैं, और जो आपके हिसाब से है ही नहीं चीज वो भी पढ़ रहे हैं। क्या है कि वो दिन भर तो उनका काम है अपना देश चलाना, कुछ और भी काम होते हैं, उसमें दिमाग लगा रहता है ना। तो इसके अलावा जब वो ज्योतिष पढ़ते हैं तो वो पूरा नहीं पढ़ पाते। पूरा जैसे जैसे अकेला सर की फैकल्टी से जुड़ जाए वो जरा सा उनके, तो ताकि वो लोग वो अच्छे ज्योतिषियों को ही खोजते हैं, इतना तो उनको मालूम है। राजनीतिक दल की बात कर रहा हूँ, उन्हीं के लोगों ने और वामपंथी लोगों ने ज्योतिष के खिलाफ मुकदमा किया, और एक स्टेट के हाई कोर्ट ने ज्योतिष को रोक भी दिया था। वो तो सुप्रीम कोर्ट से हम लोग बच गए, और राव सर इन पर्सन जाके वो मुकदमा लड़े। नहीं, वो राजनीतिक तो मैं जैसे बोला, एक दुर्भाग्य रहा है, स्पेशली ये वामपंथी सोच का, जो कुछ भी जो भारत की, मैं धर्म भी नहीं बोल रही, संस्कृति का हिस्सा रहा है, उससे भी उनको आपत्ति है। धर्म से तो है ही है, वो तो एक बहुत लंबी, और मैं जुडिशन नहीं करना चाहता इसको, क्योंकि किस तरह वो एक पूरी एक कोशिश रही है कुछ दलों की कि किस तरह आपके लिए कठिनाई से कठिनाई बढ़ी है। जैसे आपको पता है, राम मंदिर केस में तो पहले कोशिश यही थी कि केस ही डिले होता रहे, सालों साल डिले होता रहे, कि कहा कि कोर्ट उसको फैक्ट्स और लॉ पे डिसाइड ना कर पाए। पर जैसे आपने कहा, ये दूसरे जजेस बहुत करते हैं, आईएएस करते हैं, मुझे लगा कि सबसे बड़ी कैटेगरी इसके अंदर नेताओं की होगी, क्योंकि उनका सबसे, या बॉलीवुड पे भी आऊँगा, क्योंकि आपके उस पर भी बहुत भविष्यवाणी है, पर नेताओं की या बॉलीवुड का पूरा एक फ्राइडे या एक चुनाव पे चलता है, पलटता है। नहीं, मैंने नेताओं का इसलिए नाम नहीं लिया क्योंकि 100% पॉलिटिशियंस ही करते हैं, तो उसमें नाम बता। वही तरह आप ये सेटअप पे एक चुनाव में आप कहाँ से कहाँ के जो थोड़ा डिस्प्यूटेड हो जाएगा शायद। मैंने दूसरे रिलीजन के लोगों को मतलब यज्ञ कराते हुए का, खासकर कामाख्या में यज्ञ कराते हुए, मतलब ठीक है। हाँ ये। और अभी मेरी एक लोग से बात हो रही थी, वो दूसरे रिलीजन की लेडी थी और यूएस में रहती हैं। तो मैंने कहा कि मुझसे क्या मतलब, मैं अपना देखूं कि मैं मजहब बचाऊं। और उन्होंने दसवां विद्याओं पर गजब का मुझको ज्ञान दिया। अच्छा, ये है। तो देखिए, हमारा कल्चर और हमारा धर्म इंडियन ओरिजिन, धर्म दूसरा था, पर इंडियन ओरिजिन की थी या इंडियन ओरिजिन की भी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा धर्म अब जो कुछ एक दबा दिया गया था, वो एक्सप्लोर होके अब मैनिफेस्ट हो जाएगा जबरदस्त तरीके से। जो लेटेंट था वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, और उसका डंका बजेगा। हर कोई उसको, क्योंकि देखिए, जो समृद्धि का सूत्र है वो हमारे पास ही था, और हमें फिर वो सूत्र पता चल गया। लाख लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम दिए, मैनिफेस्टेशन नाम दिए, लेकिन एक दिन वो लोग खोज लाएंगे। जैसे साउथ में मान लीजिए कंतारा मूवी से शुरू हुआ ये चीज़ें, तो इसी तरह की एक कोई माँ काली पर कोई फिल्म आ रही है, तो वो जब चीज़ें आएंगी, तो इस जमाने में सोशल मीडिया तो एक दिन में आधा इधर आधा उधर कर देगा। तो भारत की संस्कृति के लिए और भारत का जो सनातन धर्म रहा, सनातन शब्द का यूज रामायण में हुआ है, मैं ये भी बताना चाहता हूँ। कुछ लोग वामपंथी लोग कहते हैं कि सनातन तो बौद्धों की दी हुई है, उसको बौद्ध के करीब लाते हैं हमने आपको कहीं ना कहीं जोड़ने में। तो मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी, इसमें सनातन शब्द का बार बार यूज हुआ है। पर जो अभी आपने कहा सबकी बात की, और वो आपका मानना है 78 के बाद
ज्यादा उसमें उस पर वापस आना चाह रहा था क्योंकि डर से जो चीजें होती हैं वो अगर जबरदस्ती कोई रह रहा है तो उसका मैं क्या करूं? मैं तो यही कहूंगा, ऐसा कोई दोष नहीं होता। मेरा खुद सो कालसर्प योग है। भारत की कुंडली में कालसर्प कैसे जो बोलते हैं वो क्या कालसर्प योग, क्या चीजें फैक्टर जाती हैं कालसर्प योग? कालसर्प में कहेंगे कि अब मैं आपसे क्या बताऊं कि मेरे साथ का ही मेरा बैचमेट था, हम लोग नवोदय स्कूल में पढ़े, तो 2004 में बैच का हुआ ये सब। तो वो बहुत ही नॉर्मल लड़का था, और वो लेकिन उस समय भी जीके पढ़ता था। देखिए, लोगों को वो जीके पढ़ता था और मैं ज्योतिष पढ़ता था। 6th-12th की बात बता रहा हूँ मैं भी वहाँ गया जहाँ मुझे जाना था, वो भी वहाँ। तो उस उसके फादर लोग जब लगातार सिविल सर्विस में नहीं प्री नहीं हो रहा था, तो फादर किसी पंडित जी के पास गए। तो पंडित जी ने कहा, उसकी कुंडली में सो काल सर्प योग था, भी नहीं करा, चूंकि हम दोनों में 2 दिन का फर्क था, तो उसका भी काल सर्प योग मेरा। तो पंडित जी ने बताया, अब चूंकि वो उस समय जेएनयू में था, लेफ्ट बैकग्राउंड से था, तो वो नहीं मानता था ये सब। तो पंडित जी बताए कि जब ये मैथ में कॉपी लिखता है तो सांप मिटा देता है उसको। और उसके फादर भी अग्री भी कर गए लोग, लेकिन एक पढ़ा लिखा वो अग्री नहीं किया। उसने मुझसे पूछा, यार ये क्या? हमें कुछ नहीं, सब फनी बेकार। तो इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं होगा कि काल सर्प होते हुए, 7.5 होते हुए राहु की दशा में वो आईएएस हुआ। तो अच्छा, ऐसे ही जैसे आपने बात की कालसर्प योग की, पितृदोष की लोग बात करते हैं, उसको आप किस तरह से, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जो जो पितर हमारे हैं वो 100% वो कॉन्सेप्ट सही है। हमें अपनी पितरों पर ध्यान देना चाहिए। और आपको मैं मतलब लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पितर हमको मॉनिटर करते रहते हैं, और वो ऊपर से हमें सपोर्ट करते हैं ज़बरदस्त। जैसे मुझे एक बहुत ही लेडी थी, बहुत, मैं उनका नाम नहीं बता सकता, बाहर की हैं। उन्होंने कहा कि आपके फादर ने इन इन डेट्स पर आपका सपोर्ट किया। मेरे फादर, आई लॉस्ट हिम 1.5 year बिफोर। तो उन्होंने कहा इन इन समयों पर आपके बाबा ने आपका साथ दिया। तो पितरों का इच्छा, पितरों का श्राप, ये सब सही है, पर पितृदोष जैसा कोई कॉन्सेप्ट ज्योतिष में नहीं है। अगर कोई भारत का ज्योतिषी ये कह दे कि यहाँ पर ये पितृदोष पराशर ने यूज किया, वरामगीर साहब ने यूज किया, कोई, तो मैं ज्योतिष छोड़ दूंगा, मैं सभी किताबें गंगा में बहा दूंगा और अपना ज्ञान भी। तो ये डराने का नाटक है। उनमें क्या है कि सूर्य के साथ राहु आ गया कि तो सूर्य पिता का कारक होता है, तो बता देते हैं पितृदोष है। अच्छा, शांति के लिए बेसिकली लोग पितृदोष और काल सर्प दोष को एक धंधा, बिजनेस बना रखा लोगों ने। और इसमें जो ज्योतिष, इंडियन एस्ट्रोलॉजी का 20,000 करोड़ या कितने का आज की डेट में टर्नओवर है, तो उसमें 70% तो काल सर्प दोष हो रहा है। तो ये बहुत दुखद बात है। और वो एस्ट्रोलॉजर्स जो करोड़ों खर्च करके अपना एडवर्टाइज करते हैं, ये सब करते हैं, वो लोग, उनको चूंकि वो पैसे निकालने हैं, तो वो काल सर्प। हमें हाल ही में कुछ ऐसे अभिलाष जो बात बोल रहे हैं वो बहुत कंट्रोवर्सी जनरेट करेगा, क्योंकि बहुत कहेंगे कि नहीं ये है और इसके साथ आपको ये करना चाहिए, इग्नोर करेंगे तो आपके लिए डेंजरस है। और आप कह रहे हैं ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आप कंसेप्चुअल बात कर रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये चीज़ ही नहीं है। मैं उसको प्रूव भी कर रहा हूँ। काल सर्प योग, व्हाई सच फ्लाइट, काल सर्प इतना डर क्यों, एक बुक है किरण राव सर, उनसे बड़ी अथॉरिटी पिछले 5 सालों में ज्योतिष में नहीं हुई। तो लोग जाते अब खुद ही पढ़ रहे हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा काल सर्प है भी कि नहीं है। दूसरा, जो पितृदोष की एक पूजा करा लेने से, सो कॉल्ड पितृदोष की, जो पितृदोष, तो जो पितृदोष होता है, मैं कह रहा हूँ पितृदोष होता है, नहीं, आप बोल रहे हैं होता भी है, नहीं भी होता, No, इसको खुल की तरह मैं कह रहा हूँ पितृदोष होता है, पर ज्योतिष के माध्यम से नहीं बताया जा सकता कि पितृदोष है। समझ रहे हैं आप? कुंडली में हमारी भारतीय ज्योतिष में पितृदोष जैसा कोई टॉपिक है ही नहीं, है ना। सर्प दोष है,
जैसे कालसर्पनी नाग दोष करके है, लेकिन वो नाड़ी में है, वो अलग है। इस कालसर्प से उसका कोई मतलब नहीं। तो पितृ दोष होता है, लोगों को पितृ दोष लगता है। पितृ बेसिकली वो पितृ शाप होता है। पितृदोष आपने कहा होता है पर ज्योतिष से नहीं, तो क्या होता है हाँ, जो होता है, मतलब आप क्या मतलब? जो होता है वो ये है, पितृ श्राप होता है, पितरों का श्राप लगता है। और जैसे मैं आपको बताऊं, पहले तो मैं भी मानता था कि ईश्वर इतना हल्का नहीं है कि वो पूजा ना करने पर आपसे नाराज हो जाए। ईश्वर इतना भारी भी नहीं है कि पूजा करने से आपको जो नहीं बनता आपका वो आपको दे दे। लेकिन अब मैं ये मानता हूँ, ये तो फिलॉसफी में हमने पढ़ा था, अब मैं ये सिविल सर्विसेज में मैंने इंटरव्यू दिए थे। अच्छा, आपने तो अब मैं ये कहता हूँ कि ईश्वर का कॉन्सेप्ट भी बहुत अलग है। एक ईश्वर है, वो कौन है कोई नहीं जानता। तो सारी बातें हमारी देवताओं पे आ जाती है। देवता हमारे नाराज भी होते हैं, खुश भी होते हैं, वो हमारे कॉन्शियस लेवल से बस ऊपर है, हाईएस्ट कॉन्शियस लेवल पे है। जैसे माँ त्रिपुर सुंदरी है, तो माँ त्रिपुर सुंदरी जितने भी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर जी, इन सबसे लाख गुना ऊपर है। देवी हैं, देवियों का स्थान है। तो पितृ उसी तरह, पितरों को पानी ना मिलने पर, कोई चीज रह जाने पर, जैसे वो यहाँ बिहेव करते वैसे वहां बिहेव करते। वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो आपका सपोर्ट रोक लेंगे। तो इन सब के लिए पिंडी श्राद्ध होता है, नारायण बलि होता है। अपने घर पे या गया वगैरह में जाके लोग पिंडदान करना चाहिए। जब भी कोई डेथ हो किसी की भी हो, तो नारायण बलि व्यक्ति को करा लेनी चाहिए। मुश्किल से 1000 रुपए की पूजा है, घर पे हो जाती है। कोई भी अच्छा ब्राह्मण मिले, पुजारी मिले, कर। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके पास खूब पैसे हैं, तो ब्राह्मण को या गुरु को जो भी है दान करिए। दान करना कहा गया है कि कलयुग में सिर्फ दान ही बचा है। और लेकिन पूजा कराने के लिए लोगों के पास पैसे हैं, और जो पंडित जी विवाह करा रहे हैं उनका मजा लेते हैं। वो जो करोड़ का आदमी है, वो 500 रुपए देने में उसको तकलीफ होती है। ये बड़ा मतलब बहुत एगोनी है। क्या बोलो भाई साहब? ये तो ये क्योंकि आधी चीज़ों का मजाक भी एक बनाया गया। अब तो सोशल मीडिया से मैं बोलता हूँ भला हुआ है कि चीज़ें सामने आ रही हैं। अदरवाइज ये मजाक क्या होता था, अखबारों में मजाक उड़ जाएगा, फिर आप उठा के शुरू करेंगे, अरे भैया आप जैसे मैं तो बोलता हूँ हर चीज़ का देखोगे आप, अखबारों में मजाक बनेगा, मूवीज़ में मजाक बनेगा, बॉलीवुड में किस किस तरह की मूवियाँ बनेंगी, फिर उसके साथ साथ आपके साथ वो जोड़ दिया जाएगा, इंटेलेक्चुअलिज्म का आ जाएगा, प्रोफेसर्स कॉलेज में क्या पढ़ाएंगे। तो पूरा वो एक आपको, और आपको सुनने के लिए दूसरी चीज़ नहीं मिलेगी अगर आप खुद ही जाके ना ढूंढें। और वो ढूंढना भी बड़ा मुश्किल मिलता था, किताबें कहाँ मिलती थी आपको। ये जो सारा बिजनेस आ रहा है, हम सब ने, जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ अभी धुरंधर करके मूवी आई है जो, मैं हूं ना करके मूवी आ रही थी, मेरे साथ मेरे जनरल बख्शी थे, उनका मैं बड़ी ऐसी कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। ये वो का 2020-21 की बात। तो ऐसे ही इस बात में वो बोल पड़े कि एक आर्मी मैन के दिल पे क्या बीतती है जब उस मूवी में दिखाते हैं कि विलन ही आर्मी मैन है। ठीक है, आर्मी मैन टेरर कर रहा है, ठीक है, और वो हिट होती थी और हम इस तरह सोचते भी नहीं थे। देखिए, हमारी आर्मी, मुझे बहुत फख्र के साथ मैं कहता हूँ, मैं तो अंदर तक मेरे कई रिलेटिव भी रहे हैं, तो हमारी आर्मी वर्ल्ड की सबसे ऑनेस्ट आर्मी, इसमें कोई वो नहीं है। और दूसरी बात, आप एक मैं कोट करना चाहूँगा, हमको बार बार ये शर्मिंदा किया गया भारतीयों को कि जोधाबाई, अकबर की पत्नी जोधाबाई अकबर, जोधाबाई कोई थी ही नहीं। और ये कहाँ से पता चल रहा? अकबर नामा बाबर नामा से पता था। अब आप बताइए, आपको शर्मिंदा करने के लिए, आपकी युवा पीढ़ी को मतलब लोग महसूस करने के लिए इतना बड़ा पात्र गढ़ दिया गया। जोधाबाई, कि मान सिंह की कोई लड़की ही नहीं थी। जो सो कल कहा गया, मान सिंह की कोई नौकरानी थी, वो भी हूण, मतलब कोई दूसरे देश से, बाहर से मुस्लिम या कोई थी, मुस्लिम ही थी शायद, लेकिन जोधाबाई तो कोई थी ही नहीं। अच्छा, आपने ये तो बता दिया कि जोधाबाई अकबर की पत्नी थी। अकबर की, बाबर के, हुमायूं के, शाहजहां के और बहादुर शाह जफर के, इनकी लड़कियां कहाँ गई? किससे शादी हुई? ये मेरे नाना ने मुझसे सवाल पूछा, वो प्रोफेसर थे और मैं उनसे बहुत कुछ सीखा। उस जमाने में अलाउद्दीन अमिताभ बच्चन के फादर उनको जनरल इंग्लिश पढ़ाते थे। उन्होंने कहा, अकबर की लड़की क्या उनके से
पुत्र ही पैदा होते थे। तो अकबर, बाबर, शाहजहां, जहांगीर, इनकी बेटियां कहाँ गई? अब उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा सब जो लोग रक्षक थे वही जो है। नहीं भाई, तभी तो ये यही तो किस तरह हिस्ट्री लिखी गई है। जैसे मैंने बोला, कोई मंदिर तोड़ा ही नहीं गया, जबकि फरमान है, ऑन रिकॉर्ड है। आपने जब बात की ताजमहल का केस अभी आया ना, फिल्म आई है। मुझे नाना जी ने 40 साल पहले, जब मैं 10 साल 12 साल का था, वो उन्होंने पीएनओ की बुक पढ़ रखी थी पूरी। उन्होंने कहा ताजमहल की एक लकड़ी काट के वो उन्होंने उसकी डेटिंग बताई, उनको सब मालूम था। मैं तो कहता हूँ अगर वो जिंदा होते तो उन्होंने कोर्ट में खड़ा कर देना, वो बहुत ही रॉयल आदमी थे। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद उनके बंद दरवाजों के पीछे गया था। प्लस उन्होंने ताजमहल से ये बहुत आप, और रही बात हमारी उर्वरता की, हम कितने उर्वर थे, तो आपका स्टील जो सो कॉल्ड स्टील है जो अब मिला, हमारा स्टील अशोक का पिलर बता देता है कि हम कितने बड़े, हमारी स्टील और किस तरह उस शेप में बनाया जाए। और जो मंदिर है हमारे नक्काशी की हुई, एक पत्थर में 20 फ्लोर्स के मंदिर बने हुए हैं। ये कौन करके गया था? हमारे रामायण में बाकायदा बारूद शब्द का प्रयोग हुआ है। मतलब भगवान राम के अस्त्रों में बारूद भी था। जैसे बंदूकें, डॉक्टर डॉक्टर मधुसूदन ओझा बहुत बड़े विद्वान है, डॉक्टर मधुसूदन ओझा, मैं दर्शकों से कहूँगा जरूर उनको पढ़िए। उन्होंने बंदूक शब्द का यूज किया, उनकी 50 हथियारों में बंदूक भी था। अब बस वो तो क्या हो गया, एक ट्रेंड हो गया डिनाई करने का। नहीं ना, कोई नहीं हाँ, खाएगा। अब मीडिया, हाँ। सोशल मीडिया सबको नंगा कर देगा जो लोग गलत करते थे। और जो जो वस्त्रधारी थे, सिसरो एक बहुत बड़ा फिर रोंग हाँ। हाँ जी, सिसरो ने कहा कि जब भारत की सभ्यता अंगड़ाई ले रही थी, उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग, मतलब मेरा मतलब गूज़बम्स आ गए। उन्होंने कहा जब भारत की सभ्यता अंगड़ाई ले रही थी, ये शायद गुप्ता पीरियड की बात में रहे थे, गुप्त पीरियड। तो जब भारत की सभ्यता अंगड़ाई ले रही थी तो ब्रिटेन वाले जंगलों में नंगे घूम रहे, और उनको मतलब क्या बोले, उनको मतलब मल त्याग करने का भी तमीज नहीं था, कटोरों में ऐसे ऐसे करने बोले। हाँ, वो तो भाई और आज, और इन्होंने कैसे राज किया आप पे, ये शायद थोड़ा सा आपको अलग लगे। इन्होंने राज किया जो, क्यों राज किया कभी आपने सोचा? ब्रिटेन जैसा एक पिद्दी वर्ग का देश, और आज यूएस कैसे राज करें? ये जमीन के अंदर इनकी फोर्सेस थी। ये बड़े, जब इन्होंने पहला ज्ञान जो प्राप्त किया वो आसुरी ज्ञान प्राप्त किया। तो हमारे एक मित्र बनाम मीनू का यूएस में आए थे, उन्होंने मुझे पहली बार बताया कि ये पाताल के राक्षसों से इनके कॉन्फ्लिक्ट थे, इस वजह से सब पे हावी हो गए। और हमारे यहाँ क्या था, शाम होने के बाद युद्ध नहीं है, राजपूत शाम के बाद युद्ध नहीं करेंगे, छतरी बन के खिला, उधर शाम हुई नहीं, गला काट के लाइन से भाग गए। है ना? तो ये चीजें। शायद कपड़ कितना उसका हिस्सा रहा है बाहर। और मैं आपको ये भी बताऊं, किसी को हीन भावना डालने में, जैसे लोगों को बताया गया कि तुम इस जाति के थे, जाति व्यवस्था पूरी तरह से तुर्क, मुगल और अंग्रेजों की देन है। मोस्टली लोग जो कास्ट में हुआ उनका डिसेंसिटाइजेशन होकर नीचे आ गए लोग। जब पुत्रृष्टि यज्ञ से पहले जब अश्वमेध यज्ञ कराते हैं महाराजा दशरथ जी, तो देते हैं प्रसाद चारों वर्ण की स्त्रियों को सबसे पहले आगे खड़ा किया है। चारों वर्ण मतलब सिंपली स्टडीफिकेशन, दैट वाज स्टडीफिकेशन बेस्ड ऑन द। वो तो है ही है, वो तो मैं क्या बोला जाता है ना, हीन भावना वरना। इसको मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में बोलता हूँ, किसी की सोच को लंगड़ी कर देना, कि आप सोचने की क्षमता ही आपकी कम कर दी जाए, कि आपको बेसिकली बताया ही जाए, गोली मार दिया जाए, वो ठीक है, तो आप ये देखिए कि आपकी सोच को तोड़ दिया जाता है, जिससे आप कभी खड़े नहीं हो पाते। और फिर आपकी उम्मीद भी बन जाती है कि हमें इनके जैसा बनना है। अरे आप उनसे 10, 15, 20 हजार साल पहले से क्या थे, आप वो बनना चाह रहे हैं जो आज आए हैं, तो वो दिक्कत है ही है। पर मैं अंतिम थोड़ा लाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हमने बॉलीवुड देखा और आपकी बॉलीवुड पे बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं, क्योंकि एक मेजर चेंज हुआ। जब हम बात कर रहे हैं, धुरंधर एक बहुत बड़ी हिट हो चुकी है, और उसने उससे पहले भी कश्मीर फाइल्स आई, केरल स्टोरी आई, कोई बॉलीवुड में चेंज आया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आर्ट की, और आर्ट किस तरह लोगों को चीज़ें दिखा सकता है या चीज़ें छुपा सकता है। एक टाइम था, अभी एक क्लिप बहुत चलती है सोशल मीडिया पे, कि मुगलों ने कश्मीर का इन्वेंशन कर दिया, बहुत चलती है, अमिताभ बच्चन बैठे हैं, वही में बता रहे हैं।
अब कश्मीर का कन्वेंशन मुगलों ने कर दिया, इस पे क्या ही बोल सकते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि भारत की जो सॉफ्ट पावर है, और मानिए बॉलीवुड या कोई भी आर्ट एक सॉफ्ट पावर होता है, लोगों के बात पहुंचाता है यंगस्टर्स तक। आप एज अ इंडस्ट्री का क्या भविष्य देख रहे हैं और क्या चेंजेस देख रहे हैं? क्या वो जो अपना एक वेस्टर्न जाल था, या उसके बाद जो एक कुछ लोग उसको बोलते हैं उर्दू हुड का जाल था, उससे बाहर निकल रहा है? 100% तो कहना ठीक नहीं है, लेकिन 90% निकल जाएगा। निकल रहा नहीं, सब निकल जाएगा। और जो फ़िल्में, जैसे आपने धुरंधर की बात की, मैं करीब 9 महीने बाद मैं ओटीटी और सिनेमा कोई भी चीज़ पे कुछ भी नहीं देख रहा था। सब मेरे में इंस्टॉल है। मैंने खुद धुरंधर देखी, मैं गाँव गया था और गाँव से आया उस दिन पूरी छुट्टी गया था, और धुरंधर उसमें अक्षय खन्ना का रोल, बाप रे! क्या मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग। मैं संकोच कर रहा हूँ कि मैंने बहुत सालों से मूवी नहीं देखी। आज जब आपसे बात कर रहा हूँ तो रात को ही मैंने 10:30 का शो बुक किया। दिन में टाइम नहीं मिलता, कोर्ट के बाद ऑफिस के बाद ये, तो मैंने कहा 10:30 मैं आज देखने जा रहा हूँ। 4 घंटे की मूवी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कैसे 3.5-4 घंटे की है, कैसे 3.5-4 घंटे निकाले जाएंगे। मैंने कहा ये देखनी है। उसके पीछे रीज़न ये था क्योंकि पूरा इकोसिस्टम ना जिस तरह तड़प रहा था, और मैंने कहा मेरा ऑफिस भी साथ चलेगा, क्योंकि जब इतना लोग तड़प रहे हैं तो देखें तो सही। और फिर सोशल मीडिया पे थोड़ा तड़पने पे मैं तो नमक भी लगाऊंगा कि भैया क्यों तड़प रहे हो, सही। सही तड़प रहे हो कैसे। पर बॉलीवुड का आप ओवरऑल क्या देखते हैं कि मैं जानता हूँ कि कितने सारे बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी बहुत एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, और कितने मंदिरों में जाते हैं मूवी रिलीज होने समय। पर मूवी बनाते समय कुछ लोग वहीं पे फिर अपनी आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन शुरू कर देते हैं। देखिए, इसमें मैं बहुत लोगों से तो मैं मिल ही चुका हूँ, तो उनकी निजी बातों का मैं नहीं करूँगा। और प्रोड्यूसर ऐसी चीज़ होती है, डायरेक्टर जिनको कोई नहीं जानता, तो उनसे भी मेरे बड़े अच्छे कनेक्शन रहे। तो मैंने लोगों को बदलते देखा। एक फ़िल्म आई थी पाताल लोक, हम्म। यही अनुष्का शर्मा, जो आज बहुत बड़ी राइट विंग की हो गई अपने आप में। इन्होंने क्या-क्या उस फ़िल्म में दिखाया, तब मेरा मतलब मुझे मेरा मुझे मेरा वो हृदय रो पड़ा था। क्या ज़रूरत थी ये दिखाने की कि मंदिर में ब्राह्मण पुजारी मांस खा रहा है, और आपने तो दिखा दिया। रही बात बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड ठंडा जाएगा। ठंडना जाएगा या ठंडा भी उल्टा जाएगा? अच्छा। ठंडा जाएगा, मतलब बॉलीवुड में फ़िल्मों वगैरह का मतलब वो जैसे पिछला साल आप अगर आप 2025 पूरा देखें आपकी साल, तो कोई बहुत अच्छा बिज़नेस नहीं हुआ। ओटीटी पर ये रहेगा धीरे करके। और हमारी कल्चर है, सभ्यता है, कभी रामायण पे फिल्म बनेगी, महाभारत पे बनेगी, राणा सांगा पे बनेगी, शिवाजी पर बनी रही है। तो इस तरह की फ़िल्में तो एक तरह से हम जो मंगल में मंगल साहिब की फिल्म बनेगी। आप हो सकता है आने वाले में देख रहे हो कि बप्पा रावल किस तरह अपने जूते से मारते हुए उनको अफ़गानिस्तान तक लेके भागे थे। किसी इतिहासकार, मैं उस राइटर का उल्लेख, ओमेंद्र रत्नू ने एक बुक लिखी है महाराणा। तो बप्पा रावल एक ऐसे व्यक्ति थे जो क्या करते थे कि भगाते जूतों से मारते हुए एक शादी कर लेते थे। हम रविंद्र जी की बात कर रहे हैं, वो अभी 2-4 दिन पहले आने ही वाले थे, फिर कुछ हम फंस गए। बहुत नहीं, पुराने जरूर, मित्र हैं मेरे। जरूर। हम काफी उनका मुद्दों बड़ा- पे, नहीं मैं लीगली भी काफी मुद्दों पे हम मिलके कुछ चीजें करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हाँ। उनकी बुक को पढ़ा जाए और ऐसे लोगों को आगे आना हाँ। होगा। वो क्योंकि ये जो पूरी हिस्ट्री, हर जीत को छुपा दिया गया। पर जो आप कह रहे हैं, मैं बॉलीवुड संदर्भ में बोलूँ तो इस साल भी जो टॉप 2 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी गई हैं, मैं अभी धुरंधर के लिए ही देख रहा था, वो भी एक कंतारा, दूसरी छावा। तो वो बेसिकली भारत से ही निकली हुई है। जो वो इंडियन का पाकिस्तानी स्पाई आईएसआई से अफेयर हो गया, वो सब इस साल चेंज दिख रहा है 2-3 साल से। पर कुछ लोग बोलते हैं इसी दौरान पठान जैसी मूवी भी हिट हुई, चाहे वो कॉर्पोरेट बुकिंग से हुई, चाहे वो आर्टिफिशियल नंबर्स हैं, चाहे वो जेन्युइन नंबर्स हैं, वो तो एक जांच का विषय है। पर ये जो चेंज है, ये आपको स्थायी होता हुआ दिख रहा है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, या वापस फिर वही सब आएगा जो स्पाई वर्स उसका बना हुआ, या कोई भी और इस तरह की मूवी के मुगल इन्वेंट कर रहे थे कश्मीर को? मैं जो देख रहा हूँ, अब मैं पठान की बात की, 1 मिनट उस पर बैठूं। पठान मूवी इसलिए नहीं हिट हुई कि पठान नाम रखा गया, जबकि इसमें कोई पठान नहीं था। समथिंग कोई राठौड़ या हाँ, मैंने देखी नहीं। हाँ, मैंने देखी है, उसमें राठौड़
राठौड़ शब्द का। तो वो बेसिकली राठौड़ की वजह से हिट हुई। इन्होंने पठान नाम रख दिया, उससे इनको बाहर के ऑडियंस में किया। तो ये बड़े चालाक लोग हैं, ये ऐसे ही करते हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है कि राजा मौली जैसे लोग या हमारे गोवारिकर जैसे लोग, ये कोई पतंजलि पर फिल्म बने, कोई हमारे दर्शनों पर फिल्म बने, मतलब जो फिलॉसफीज हैं, कोई मतलब ये गीता के सार जो सांख्य दर्शन का पूरा पूरा, तो मुझे ये सब दिखता है। काली पर फिल्म एक बनी रही है, माँ काली पर। तो और हम उससे आह्लादित हों, हमारे पीढ़ियाँ, आने वाली पीढ़ियाँ, हमारे बच्चे ये भी लगे कि हम किसी ज़माने में यहाँ पे भगवान कृष्ण जैसा कोई था, उनको बांसुरी बना, पूरी की पूरी, क्या बोलूँ मैं, अपने ही लोगों का काम है वो। आज भी जो लोग पीला कपड़ा पहन के कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, बहुत बुरा है। वो एक योद्धा थे, हमें योद्धा के रूप में उनको, भगवान राम जब उनका युद्ध शुरू होता पहली दूसरी बार में ही, रावण को लेकर 1.5 घंटे में 14,000 राक्षसों को उन्होंने मारा। और उनके हार मान से जो आते हैं तो उसमें लिखा जाता है जैसे खूंखार घेरा रामायण में उल्लेख है आ रहा है। और सबको मार के उनके दस्तानों में खून लगे हुए थे, हमेशा लगे होते थे पोरों में। तो हमको एक ऐसा प्रतीत करना है हमारी पीढ़ियों को कि हम लोग कोई शांतिवाद नहीं, हम अपने लिए लड़ते थे, हम किसी को परेशान नहीं करते थे। सबसे गंदा जहर जो हमारी नसों में दिया गया है वो नॉन वायलेंस का दिया गया है, कि जो व्यक्ति नॉन वायलेंस है वो इनइफेक्टिव है, वो गुलाम ही बनेगा। अगर वर्ल्ड वॉर 2 ना हो, क्या नॉन वायलेंस इंडिपेंडेंस दिलाती? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब सब जानते हैं। अगर इंडिया में नॉन वायलेंस ने दिला दी तो पूरे वर्ल्ड से जो ब्रिटिश निकल गए, वहां पे कौन सी नॉन वायलेंट मूवमेंट थी? नहीं। तो पूरा वर्ल्ड कैसे फ्री हो गया? थैंक यू सुशील जी, आपने इतना समय दिया। हमने 2026 के क्या किस दिशा में जाने वाला है, एस्ट्रोलॉजी के लिए क्या होने वाला है, कुछ आपने लोगों के अंदर जो डर है, जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, जो लोग डरते हैं, वो डर निकालने का आपने प्रयास किया। शायद उस पर आपकी कंट्रोवर्सी भी जनरेट हो कुछ लोगों से, पर वो ज़रूरी है अगर आपको लगता है कि डर निकालना ज़रूरी है जनता के अंदर, क्योंकि किसी भी चीज़ को हमें सही रूप में समझना और उसको सही रूप में ही फॉलो करना चाहिए। धन्यवाद।